नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य स्कूल 2 और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विशाल। तो जैसा कि आपको पता है हमने सीरीज चलाई हुई है। आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जल। तो इस चैप्टर में हम जल के बारे में पढ़ेंगे कि जल हमें किस प्रकार से मिलता है, जल चक्कर क्या है। तो और इस चैप्टर के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और जल के विभिन्न प्रकार के कामों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से भी। तो आइए शुरू करते हैं। तो जल के बारे में सोचते ही आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा में जो गड्ढे भर जाते हैं उन पर नाव तैराते हैं, जैसे कि हमने बचपन में किया हुआ है। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। तो आपको पता होगा, आपने वाफ देखी होगी। तो जो किरणें सूर्य की पृथ्वी पर पड़ती हैं तो जल जो है उसके वाष्पित होकर बादलों का रूप ले लेता है। जैसा कि हमें पता है, ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। और जैसे ही जल वाष्प जो हैं वो ठंडे होते हैं तो ये संघनित होकर बादलों का रूप ले लेते हैं। कौन सी प्रक्रिया के तहत यह जल वाष्प बादलों का रूप लेते हैं? संघनित प्रक्रिया के कारण। तो यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिमवृष्टि के रूप में धरती या समुद्र से नीचे गिरता है। कहाँ से? बादलों से। तो आपको पता इस प्रक्रिया के बारे में, ये जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहती है। और जिस प्रक्रिया में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसी को जल चक्कर कहते हैं। तो जल चक्कर क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जल का लगातार अपने स्वरूप को बदलना। जैसे जैसे कि पहले जल जो था किसका रूप लिया उसने? जलवाष्प का। उसके बाद जलवाष्प किस में बदली? बादलों में। फिर बादल किस में बदले? जल की बूंदों में। फिर पानी इकट्ठा हो गया हमारे नदी नालों और समुद्रों में। तो इसी प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसी को हम जल चक्कर कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व अवस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। तो समुद्रों में जब अब देखते होंगे, नदियों में, समुद्रों में जब भी सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जल वाष्पित होकर बादलों का रूप ले लेता है। और बादल जो हैं वो, जिनको हवा जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हो सकता है अमेजन नदी में जो जल बहता हो सकता है आज हम उससे हरियाणा में क्या कर रहे हो? सिंचाई कर रहे हो। अमेजन नदी का जल कौन से? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। उस महाद्वीप पे अमेजन नदी पड़ती है। तो ये 7 कॉन्टिनेंट जो हमने पढ़े थे उसमें हमने इसके बारे में थोड़ा सा जाना था, अमेजन नदी और उसका जल प्रवाह को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। अलवण जल यानी वह जल जिसमें कि लवणों की मात्रा ना हो। लवण में कई तरह के पदार्थ आ सकते हैं, जैसे कि हम मुख्य रूप से नमक के बारे में जानते हैं कि समुद्रों में जो नमक होता है वो लवणीय होता है, यानी उसमें सोडियम क्लोराइड यानी नमक की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। और उस जल को हम पी नहीं सकते हैं जब तक कि हम उसे रिफाइन ना कर लें। तो आपने देखा होगा अलवण जल हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। हम हिमाचल के वासी हैं और यहाँ पर आप कई तरह के ताल, सोते और नदियों को देखते होंगे, छोटी नदियों को देखते होंगे, सहायक नदियों को। तो यह जल जो है वो अलवण जल है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। तो इस तरह से आपने जल चक्कर के बारे में देखा। तो ये जल चक्कर का चित्र आप बना सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट, या आप इसे इसे समझने के लिए आप बना लें। आप देख रहे होंगे सबसे पहले जल जो है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बादलों का संघनन के कारण बादलों का रूप लिया। और उसके बाद जो है वो वर्षण की तरह से, वर्षण से वो ऊपर पहाड़ों पर गिरकर नदियों के द्वारा वापस समुद्रों में लाया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को जल चक्कर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे
हमें क्या दिख रहा है? आप फ़ोन को लैंडस्लाइड मोड पे कर लें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 7 कॉन्टिनेंट, जिसमें अंटार्कटिका भी आपको दिख रहा होगा नीचे दक्षिण साइड में आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर हम जल के बारे में पढ़ रहे हैं और जल के तहत हम समुद्रों के बारे में पढ़ेंगे। समुद्र जो कि हमारे महासागर हैं, जिन्हें हम महासागर के नाम से जानते हैं। तो हम जानेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर आप लेफ्ट साइड देखने की कोशिश करें तो आपको प्रशांत महासागर दिख रहा होगा। तो सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। आप किसका एक किनारा आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पर कर्क रेखा के नीचे आपको प्रशांत महासागर दिख रहा होगा। तो ये रहा प्रशांत महासागर। इसके साथ ही आप देख रहे होंगे किसे, उत्तरी अटलांटिक महासागर को। तो इसके बाद जो कि आपको एस अक्षर का दिख रहा है, कौन कौन से महाद्वीपों के बीच में है ये महासागर, तो आप देख रहे होंगे इसके एक साइड में आपको यूरोप दिख रहा होगा जहाँ पे धुनवी नदी लिखा हुआ है, और इसके नीचे अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच है हमारा कौन सा सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ये एक ही है, इसके उत्तर और दक्षिण यहाँ पर दो किनारे बताए हुए हैं। साथ ही आप देख रहे होंगे यहाँ पर अगला जो हिंद महासागर है, जो कि आप जिसका नाम पड़ा है हिंदू देश पर यानी भारत देश पर। तो ये आपको दिख रहा होगा हिंद महासागर। इसके साथ ही हमने 3 सागरों को जाना, कौन कौन सा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और ऊपर आपको दिख रहा होगा आर्कटिक महासागर। तो मुख्य रूप से यह हम 4 महासागर हमने माने हुए हैं। तो इनके कौन कौन से हैं इनको आपने याद कर लेना है, और इनकी स्थिति किन किन महाद्वीपों के बीच में है इसको भी आपने ध्यान रखना है। और अगर आपसे प्रशांत महासागर पूछेंगे किन किन महाद्वीपों के बीच में है, तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर आपको उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दिख रहा होगा। तो इस तरह से हमने इस मैप को समझने की कोशिश की है। साथ ही हम आगे देखेंगे जल का वितरण। तो जल का वितरण हमने किस प्रकार किया हुआ है, यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग यानी पृथ्वी के 4 हिस्सों में से 3 हिस्सों पर क्या है, जल है। तो यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। आप आज को सोच रहे होंगे कि अगर पृथ्वी के 4 हिस्से हमें मिले हुए हैं तो 3 हिस्सों पर जल है। उसके बाद भी हम देखेंगे कि कई जगहों पर पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। तो ये क्यों है, हमने पीछे जाना है कि समुद्रों का जो मैक्स जल है वो लवणीय होता है, जिसे हम पी नहीं सकते हैं। हम कौन सा जल पी सकते हैं, नदियों का, ताल, सोते, झीलें और जो वर्षा का जल है। तो जो ज़्यादातर मात्रा है वो कहाँ है, समुद्रों में। यानी अगर आप 100% पानी को मान के चलें, 100%, तो उसमें से स्थानुआ 0.5% यानी जो 2.5% पानी है वो पीने लायक है, और जो स्थानुआ 0.5% पानी है वो पीने लायक नहीं है। आप मोटा मोटा यहाँ पर स्थानुआ 0.3 दिया हुआ है, आप स्थानुआ 0.5 याद कर सकते हैं। और बाकी जो वर्ष शत्रक आप देख रहे होंगे, तो यानी अंटार्कटिका जो आप देखते होंगे वो 0.2% पानी वहाँ पे है, और भूमिगत जल आपको दिख रहा होगा 0.68%। तो इस तरह से आप जल का वितरण देख सकते हैं। तो यह एग्जाम्पल जो क्रियाकलाप है आप इसे खुद करने की कोशिश करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। हम आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप एक मोटा मोटा आपको समझ मिल सकती है कि 9 चम्मच जो हैं वो पीने लायक पानी की बात कर रहे हैं, जिसमें कि 9 चम्मच यहाँ पर अगर आप टोटल इसे चलो करके देखते हैं, आइए। तो 2 लीटर जल लें आप, कितना लीटर, 2 लीटर। मान लें ये पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है, यानी 100% पानी जो हमें देखने को मिला वो मान लें आप कितने लीटर है, 2 लीटर। तो 2 लीटर में से आप 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रख लें। तो आपने क्या करना है, 2 लीटर जल में से 12 चम्मच निकालने हैं, उसे दूसरे कटोरे में रख लेना है। बर्तन में जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है। जब आप उसमें से 12 चम्मच निकाल लेंगे 2 लीटर में से, तो जो 12 चम्मच जब आपने निकाल लिए, उसके बाद जो पानी उस कटोरे में बचा, जो आपने 2 लीटर डाला था जिस कटोरे में, तो वो सारा जल कौन सा होगा, लवणीय। और जो आपने 12 चम्मच निकाले वो कौन सा जल होगा, वो जल होगा पीने योग्य जल।
यानी जो कि बर्फ़ की मात्रा में भी आपको मिल सकता है, और नदियों, नालों, ताबों, स्रोतों के साथ ही आपको मिल सकता है। तो आगे हम जानने की कोशिश करेंगे, जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है क्या? जल। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है, ऐसा आपको पता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही का जल का उपयोग करने के लिए हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं? तो आपने कई जगह ऐसे देखा होगा कि हमने जो नदियों को जल है उसे दूषित कर दिया है। कैसे? हमने क्या किया हुआ है, हमने बड़ी बड़ी कारखाने, फैक्ट्रियां बनाई हुई है, और उसका जितना भी सारा कचरा होता है हम उसे कहाँ डाल देते हैं? नदी में। उन नालों को हम कहाँ ले जाके छोड़ते हैं? नदियों में। तो नदियों का जो हमने कई, जैसे हम अगर कहीं पे घूमने जा रहे हो तो आपने देखा होगा, आप कई तरह के पुल आप देखते होंगे, तो पुल के नीचे कई बार आप देखते हैं तो वहाँ नदियों में सिर्फ आपको काला पानी ही दिखाई देता है। तो वो काला इंसान की वजह से हुआ है, इंसान ही इसके लिए मुख्य रूप से, जो उसे अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। हालांकि शिक्षा से ही हम इस बात को समझ सकते हैं। और आज भी हम नदियों को गंदा कर रहे हैं किस तरह से? जैसे आपने घरेलू देखा होगा, हम ज़्यादातर सामान यहाँ से ले जाके कहाँ फेंकते हैं? खड्डों में फेंकते हैं। घर का जितना भी कचरा होता है, जो भी जूते, चप्पल या जो भी बैग वगैरह ख़राब हो जाते हैं, तो हम उन्हें कहाँ फेंक आते हैं? खड्ड में। तो खड्ड के, जब बरसात के दिनों में बहती खड्ड में पानी आता है तो वो उसे बहाकर नदियों में ले जाता है। तो सारा कचरा वापस हमारे पास ही घूम घाम के आता है। तो इसका हमें एक परमानेंट समाधान करना चाहिए, और इस कचरे का भी हमें सही तरीके से इसका निपटारा करना चाहिए। तो हम उसे नदियों में फेंक देते हैं, और नदियाँ वापस से समुद्रों में ले जाती हैं, और वापस से इसी प्रक्रिया के द्वारा हम नदियों को भी, नालों, झीलों और सभी को प्रदूषित कर रहे हैं। तो हमें समझना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा समझे, और प्लास्टिक की चीज़ों को आप नदियों, नालों और खड्डों में ना फेंकें। उनका सही निपटारा करने की कोशिश करें। और उसके कई तरीके हैं, उसे हम जानेंगे। तो क्या आप जानते हैं, आप इसे भी देख लेते हैं, 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल दिवस कब मनाते हैं हम? तो ये विश्व जल दिवस है, 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके साथ ही महासागरीय परिसंचरण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो महासागरीय परिसंचरण यानी जो सागरों का जल है उसमें किस तरह से संचरण होता है, यानी किस तरह से मूवमेंट उसमें आप देखने को मिलती है, या हम उसे किस तरीके से उसकी कुछ तरीके से हम उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो महासागरीय परिसंचरण यानी समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुल्लिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महासागर का जो जल होता है, जो आप महासागरों में जल देखते हैं, वो लगातार एक दिशा से दूसरी दिशा में गति करता है। अब वो क्यों करता है, आगे समझेंगे। यह कभी शांत नहीं रहता है, यानी वो रुका हुआ नहीं रहता है, वो हमेशा उसमें मूवमेंट होती रहती है। महासागरों की गतियाँ इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। तो महासागरों में, यानी महासागर परिसंचरण, महासागर किस तरह से गति करता है? तरंगों के माध्यम से, ज्वार भाटा एवं धाराएं जो है इनके माध्यम से उसमें गति होती है। जैसे तरंगे जो हैं उसकी वजह से महासागरों में क्या होती है? गति। ज्वार भाटा, हम इसे समझेंगे कि ज्वार और भाटा क्या होता है, और विभिन्न तरह की धाराएं जो हैं वो किस तरीके से पानी को आगे गति कराती हैं या आगे गति करते हैं। तो जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंग उत्पन्न होती है। तरंग उत्पन्न कैसे होती है? जैसे कि महासागरों में आपने देखा कि महासागरों में के वो जो ऊपर जो है वो मेन तरह से जो चक्रवात है वो महासागरों में ही बनते हैं। तो महासागरों में पवन जो है वो तरंगे उत्पन्न करते हैं, यानी उस पानी को अपने साथ बहाने की कोशिश करती हैं, जिससे तरंगे उत्पन्न होती हैं। और ये तरंगे बड़ी और छोटी हो सकती हैं। तो तरंग क्या है? समुद्री तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? ये दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि तरंगों के साथ गेंद वापस आ जाती है। तो आप समुद्री क्षेत्रों पर आपने या कई फिल्मों में
आपने देखा होगा कि समुद्री जल जो है उसमें तरंगे उत्पन्न होती हैं और वो वापस किनारे की तरफ बहती रहती हैं, और अगर हम कोई भी चीज़ उसमें फेंकते हैं तो वापस हमारे पास ही आ जाती है। तो इस तरह से तरंग जो है, आप यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं, तो तरंगे और लहरें, तो तरंग किस तरीके से उठती है। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। जैसे तूफान आता है तो ज़्यादा पानी को अपने साथ बहाता है और ज़्यादा बड़ी तरंग उठती है। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। तो तरंगे उठने की मेन जो वजह है वो कौन कौन सी है? भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार और जो भूस्खलन होता है, यानी जब बड़ा सारा मलबा एक साथ नदियों में गिर जाता होगा तो अब वो पानी को पीछे हटा देता है। जैसे भी ये आपने देखा भी होगा कि जैसे ही अगर पानी के बीच में हम कोई बड़ी चीज़ डालते हैं तो पानी जो है वो तरंग उत्पन्न करता है। बड़ा सारा मलबा जब एक साथ पानी के बीच में गिरता है तो तरंग उठती है। तो इस तरह से आपने भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अगर आपने यहाँ पर सुनामी के बारे में भी देख लिया, सुनामी ये जापानी शब्द है और क्या इसकी डेफिनेशन है कि अगर 15 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई की विशाल ज्वारीय तरंगे उठती हैं तब हम उसे सुनामी कहते हैं। अब तक का विशाल सुनामी जो है वो 150 मीटर मापा गया था, यानी जो पानी जो है वो सतह से कितना ऊपर उठ गया था? 150 मीटर। इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते हैं कि कितना ऊंचा पानी उठ गया था। यह तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक सी गति से चलती पाई गई हैं। कब? 2004 में जब सुनामी आई है तब उसके कारण अत्यधिक विनाश हुआ था, और ये सुनामी अंडमान निकोबार द्वीप में जो हमारा इंदिरा पॉइंट था वो पानी में इस सुनामी के कारण डूब गया था। तो अब 150 मीटर आपको पता है कितना होता है। वृक्षों की ऊंचाई भी 150 मीटर तक नहीं होती है, तो 150 मीटर तक की जो बड़ी बड़ी ऊंची तरंगे थी वो उठी थी, और इसकी रफ्तार कितनी थी तरंगों के चलने की? 700 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं, सुनामी पृथ्वी का तांडव। तो अब आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में, यानी जो भारत के नीचे जो हिंद महासागर पड़ता है, में सुनामी की तरंगे उठी थी। तो क्या हुआ था? इसके कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। और ये क्यों उठी थी? क्यों उठती हैं तरंगे? भूकंप, ज्वालामुखी के कारण और भूस्खलन के कारण। तो इसका कारण जो था वो भूकंप रहा था, जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा का पश्चिमी सीमा पर था। तो अधिकेंद्र इसका कहाँ पर था? जो सुमात्रा का तट है, साथ ही हमारे अंडमान निकोबार के जो, अगर आप पूर्वी साइड में जाएं तो आपको यहाँ पर सुमात्रा तट दिखता है, तो वहाँ पर भूकंप आया था। इस भूकंप की तीव्रता थी 9.0 मापी गई थी, यानी सबसे तीव्र भूकंप आज तक का जो था वो यही था, 9.0। भारतीय प्लेट जो थी, जो हम जिस प्लेट पे हैं, हमने पिछले लेसन में पढ़ा था प्लेटों के बारे में, तब आपने नहीं पढ़ा है तो पिछले लेसन को पढ़ के आगे आए। भारतीय प्लेट जो थी वो बर्मा प्लेट के नीचे दस गई थी। तो इसके कारण क्या हुआ था? समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी, इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था और नीचे की दिशा में झुक गया था। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी की ओर बहने लगा। फलस्वरूप क्या हुआ कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तट पर जल पीछे हटने लगा और भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने से जल जो था वो वापस समुद्र की तट और लौटा। तब इस लौटने की प्रक्रिया में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो तरंगे थी वो चली, और जिसकी तुलना आप कर सकते हैं व्यावसायिक वायुयान, जो आपने वायुयान देखा होगा वो भी इतनी ही गति से उड़ता है। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के द्वीप जो थे वो डूब गए थे, जैसे कि इंदिरा पॉइंट आपने देखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इस तरह से आपने इस तरंग के बारे में जाना। तो इस घटना को आप याद रखेंगे कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को। टैट और कमीशन या जेबीटी में इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसीलिए आप इसे याद रखें कि 26 दिसंबर 2004 में जो भूकंप के कारण तरंगे उठी थी उससे सर्वाधिक विनाश
हुआ था। और हमारे भी उड़ीसा और जो आप उड़ीसा का तट देखते होंगे, आंध्र प्रदेश का तट देखते होंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख रहे होंगे, तो इसमें या तमिलनाडु आप देख रहे हो, तो कई जगहों पर बड़ी ज़्यादा तबाही हुई थी। आगे हम ज्वार भाटे के बारे में जानेंगे, तो इसे हम अगली वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ज्वार भाटा क्या है। तो आज के लिए मैं इतना ही आपको कवर करवा रहा हूँ। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आगे हम इन धाराओं के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आपका दिन शुभ रहे और आप जीवन में खूब सारा पढ़ें और खूब तरक्की करें। इसी के साथ धन्यवाद।